लास्ट क्लास में हमने पाइवट टेबल पढ़ा था। ये हमारा डेटा था और इसके ऊपर हमने पाइवट टेबल क्रिएट किया था और ये भी पाइवट टेबल क्रिएट किया था। अब हमें क्या करना है इस डेटा पे, अ, मतलब हमने इंसर्ट के अंदर गए थे तो इंसर्ट में पाइवट टेबल है और यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। रिकमेंडेड पाइवट टेबल का मतलब है कि हमने यहाँ पे जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे वैल्यूज को, तो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी वैल्यू किस में हमें ड्रैग करनी है जिससे कि वो रो के अंदर इंफॉर्मेशन आए या कॉलम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन आए। तो वो ड्रैग करने के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करता है, एक्सेल में रिकमेंडेड रिकमेंडेशंस हैं, कुछ पहले से ही रिकमेंड करता है वो कि इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने ये डेटा पे मैंने कर्सर रख रखा है रिकमेंडेड पाइवट टेबल और यहाँ पे ऑटोमेटिक पाइवट टेबल्स क्रिएटेड हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है सम, रीजन वाइज दिखा रहा है और सम दिखा रहा है उनका। ये टोटल यूनिट्स का सम दिखा रहा है, यूनिट का कॉस्ट, सम ऑफ यूनिट कॉस्ट, सम ऑफ टोटल का। और ये कौन सा आ गया, यहाँ पे लिखे हुए हैं आइटम्स। आइटम्स के नाम पे मतलब हम आइटम्स वाइज सर्च कर सकते हैं, इस वाइज सर्च कर सकते हैं, तो किसी भी वाइज का डेटा हम बना सकते हैं। कोई भी हमने सेलेक्ट करा डेटा, पाइवट टेबल सेलेक्ट करा ऑप्शन और ओके करेंगे तो वो पाइवट टेबल हमारी एक नई शीट में क्रिएट हो जाएगी। और इसने अपने आप ही ड्रैग किया है रो के अंदर आइटम्स और उसका सम, भाई दो ही चीजें हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन से भी हम हेल्प ले सकते हैं कि हमें किस तरह की पाइवट टेबल क्रिएट करनी है। पाइवट टेबल के बाद अगला ऑप्शन है टेबल का। टेबल क्या कहता है ये, इसके लिए मुझे एक न्यू फाइल लेनी होगी और ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। जब हम इंसर्ट में जाएंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, ओके किया, तो ये टेबल में इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है और टेबल में कन्वर्ट होने के बाद एरोज अपने आप आ जाते हैं, ये फिल्टर वाले ऑप्शंस, और टेबल की टूल बार अपने आप आ जाएगी। अगर ये नॉर्मल डेटा होता तो टूल बार नहीं आती। टेबल का एक नाम होता है, यहाँ पे टेबल का नाम लिखा हुआ है और इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समराइज विद पाइवट टेबल, इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है, क्रिएट करना है, तो यहाँ से भी ऑप्शन है। इसके अंदर सेम वही ऑप्शन है जो हमने इंसर्ट में किया था। रिमूव डुप्लीकेट, अगर हमारे यहाँ पे इसमें हम, अच्छा इसमें फॉर्मेटिंग भी अपने आप हो चुकी है और मैं यहाँ पे एक वैल्यू और लिखता हूँ, सेम वैल्यू मैंने लिख दी तो इसका भी कलर अपने आप ही ऐड हो गया। अगर मैंने इसका सम निकाला है कहीं पे भी इक्वल्स टू सम और मुझे ये चेक करना है कि इन एज का सबका सम कितना हुआ है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है ये थोड़ा सा अलग आ रहा है। ये लिखा है टेबल वन, जो कि हमने देखा था इस टेबल का नाम है। टेबल वन के अंदर एज को लिख देंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। यहाँ पे सेल के नाम नहीं लिखा हुआ, एज लिखा हुआ है, तो एज की कैटेगरी में जो भी है उन सबका सम हो गया। और मैंने अगर यहाँ पे कोई भी डेटा लिखा, एक और, अभी 168 है, एक और डेटा लिखते ही फॉर्मूला अपने आप ही अपडेट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एज लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और भी जो ऑप्शंस हैं उनका एडवांटेज ले सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट, जो भी वैल्यूज है ये खुद से ढूंढेगा कि कोई वैल्यू डुप्लीकेट तो नहीं हो रही। तो जैसे ही मैं रिमूव डुप्लीकेट पे कर रहा हूँ, ये पूछ रहा है कि दोनों में से ढूंढना है या सिर्फ नेम में से ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ पे डुप्लीकेट कर रखा है तो दोनों में से ही लेते हैं। ओके किया तो यहाँ पे क्या रहा है, टू डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, और उसको इसने अपने आप ही रिमूव कर दिया। तीन वैल्यू यूनिक है, दो वैल्यू डुप्लीकेट। ओके कर देंगे तो वो वैल्यू हमारी डिलीट हो जाएगी। डेटा में ही जाते हैं, यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मतलब होता है नॉर्मल टेबल। अगर हमें ये टेबल वाली फॉर्मेट नहीं देखना, नॉर्मल टेबल बनानी है, तो कन्वर्ट टू रेंज यस कर देंगे तो ये अब नॉर्मल टेबल बन चुकी है। और यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला देख रहे हैं तो इसने क्या करा, शीट का नाम और सेल का नाम लिखा है। वो जो पहले वैल्यू लिखी थी हेडिंग रो की वो नहीं आ रही। और अगर मैं यहाँ पे अब कोई भी एक वैल्यू ऐड करूंगा तो वो इंक्लूड इसके अंदर नहीं हुई है, फॉर्मेटिंग भी नहीं आई है इस पे, ना ही उसकी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड हुई। तो ये फायदा है टेबल का। वापस कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। टेबल का नाम टू दे दिया इसने, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसका चेंज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी दूसरे फॉर्मेट में, एक्सेल की फाइल को दूसरे फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक्सपोर्ट टेबल। यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको ऑनलाइन पब्लिश करना है तो ऑनलाइन में पब्लिश कर रहा है ये।
लेकिन उसके लिए हमें पास सर्वर होना चाहिए, सर्वर का डेटा होना चाहिए, यूजर नेम आईडी होनी चाहिए सर्वर की, तब ये उसको पब्लिश करेगा। और ये जो दिखा रहा है ये शेयर पॉइंट से दिखा रहा है, शेयर पॉइंट भी एक सॉफ्टवेयर ही है। अगला इसमें लिखा हुआ है डिजाइन, ये सब डिजाइनिंग के लिए। हेडर रो को अलग कलर से ये हाईलाइट कर रहा है, लेकिन अगर हमें हेडर रो को नॉर्मल करना है, इसने डिलीट ही कर दिया हेडर रो को। टोटल रो को अपने आप ऐड कर दिया या टोटल रो हट गई। ब्रांडेड रोज का मतलब है, जैसे मैंने ब्रांडेड रोज पे क्लिक किया तो ऑड रोज का कलर अलग आ रहा है, इवन रोज का कलर अलग आ रहा है। तो ब्रांडेड रोज ऑड इवन रोज का अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए। फर्स्ट कॉलम को थोड़ा डिफरेंट लुक देगा, बोल्ड कर दिया इसने। लास्ट कॉलम को अलग लुक दे देगा, बोल्ड करके। ब्रांडेड कॉलम्स मतलब जो कॉलम्स हैं, यहाँ पे हमें डेटा देखने को मिल रहा है, मैं रो को हटा देता हूँ, और कॉलम्स में देखने को मिल रहा है हमें कि जो रो है ऑड और इवन, उनको अलग अलग हाईलाइट कर रहा है। फिल्टर बटन अगर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ब्रांडेड, ब्रांडेड का मतलब ऑड इवन के लिए, जैसे यहाँ पे इस पे हम कर्सर रख रहे हैं तो भी दिखा रहा है वो 1 2 3 और एबीसी लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम रोज पे क्लिक करेंगे तो 1 ए को इसने हाईलाइट किया है, 2 को नॉर्मल लिखा है, 3 को हाईलाइट किया है, 4 नॉर्मल। तो इस तरह से जो ऑड और इवन रोज हैं उनको अलग अलग स्टाइलिंग करेगा। और इसी तरह से कॉलम, ये कॉलम को अलग अलग हाईलाइट स्टाइल करेगा, ऑड रो को अलग, इवन को अलग। और यहाँ पे ये भी प्री डिफाइंड स्टाइल्स है, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसने जो स्टाइल लिया है, अगर हमें इसको डिफरेंट स्टाइल करना है तो यहाँ से हम डिफरेंट स्टाइल भी ले सकते हैं। ओके, तो इंसर्ट में अब आते हैं हम। टेबल के बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप में ये सेम वैसा ही है जैसे हमने वर्ड में किया था। इंसर्ट कर सकते हैं हम इमेज इसके अंदर भी, एक्सेल के अंदर भी, जैसे वर्ड में किया था। ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, सेम वही है शेप्स जो हमने वहां पे भी किया है, यहाँ पे भी ऑप्शन है। और ड्राइंग टूल्स आ जाएंगे, सेम वही ऑप्शंस हैं। ये तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। इंसर्ट में आइकन्स, ये सब ऑनलाइन आइकन्स हैं, यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑनलाइन से वो कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आइकन्स दिखा रहा है। किसी आइकन पे भी क्लिक करेंगे तो वो आइकन हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, और इसको हम, इसकी जो हाइट विड्थ है वो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं हम चार्ट पे। चार्ट का मतलब है विजुअलाइज करना डेटा को। डेटा को अगर हमें थोड़ा सा विजुअल फॉर्म में दिखाना है तो उसके लिए चार्ट है। तो इस पे करके देखते हैं, यहाँ पे मैंने कर्सर रखा है, और यहाँ पे अलग अलग चार्ट्स के टाइप्स हैं, यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये 2D कॉलम चार्ट है इसका नाम, ये 3D कॉलम, 2D बार, और प्रीव्यू भी शो कर रहा है जिस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं। नीचे प्रीव्यू भी चार्ट ड्रॉ करके शो कर रहा है कि इस तरह का चार्ट आएगा। अलग अलग डेटा पे अलग अलग चार्ट्स बनते हैं, ऐसा नहीं है कि एक डेटा पे सारा हर तरीके का चार्ट बन सकता है, कोई किसी पर्पस के लिए है, कोई किसी पर्पस के लिए। लाइन चार्ट्स हैं, इसी तरह से पाई चार्ट, ये नॉर्मली 1 वैल्यूज के लिए ही होता है। हिस्टोग्राम, अलग अलग चार्ट्स हैं, तो कोई सा भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन डेटा वैसा होना चाहिए। तो चलो हम इस पे सिंपल सा चार्ट बनाते हैं, ये हमारा बार चार्ट है सिंपल सा। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि जो नाम है वो नीचे आ गए हैं, और उनकी एज को इसने बार से शो किया। जो न्यूमेरिक डेटा होता है वो ही बार में आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए की जो वैल्यू है वो लगभग 23 है, यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 23 है ये वैल्यू। इसी तरह से ये वैल्यू 50 और 60 के बीच में शो कर रहा है, यानी कि 56 है। इसी तरह से इसकी वैल्यू, तो जितने भी वैल्यूज होंगे वो सब यहाँ पे ऐड शो करता जाएगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका चार्ट के टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट डेटा भी लिखा हुआ है। सेलेक्ट डेटा मतलब मैंने एक बार एक और वैल्यू इंक्रीज करके देखते हैं, तो इसने अपने आप ही अपडेट कर दिया है, क्योंकि इसको 40 कर देते हैं। तो इसने अपने आप कन्वर्ट क्यों कर दिया, क्योंकि ये जो डेटा है ये हमने टेबल में कन्वर्ट कर रखा था। तो ये टेबल का नाम भी दिखा रहा है, ये टेबल में था, और इसने अपने आप ही उसको चार्ट में भी अपडेट कर दिया है। तो जो भी हम यहाँ पे अपडेशन करेंगे, ए की वैल्यू मैंने 15 कर दी, कम कर दी, तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे ये चार्ट में अपने आप ही चेंज करके दिखाएगा। इस चार्ट को रिसाइज कर सकते हैं हम यहाँ से, छोटा बड़ा। और इसका डिजाइन, ये सारे डिजाइन हैं। कलर यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिखा रखा है, इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं चार्ट को। अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 3D आ रहा है, शेडो भी आ रहा है, और एक लेबल अलग तरह से आ रहे हैं, इजीली समझ में आ रहा है। और ये थोड़ा स्टाइलिंग, अलग अलग स्टाइलिंग है, यहाँ पे जितना भी करेंगे डार्क स्टाइलिंग,
लाइट स्टाइलिंग, कोई से भी स्टाइलिंग हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कलर भी है इसके अंदर, कोई दूसरा कलर का हमें डेटा ये चार्ट चाहिए तो यहाँ से हम डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या करने हैं, एक्सेस एक्सेस होते हैं ये वाले जिसमें 0 10 20 लिखा हुआ है और ABCD लिखा है। एक्सेस को हटा देते हैं क्योंकि वो तो ऑन है, तो हमें हमारे पास ऑप्शन ऑफ का ही है, तो हमने ऑफ कर दिया तो वो हट गया, या अगर ऑफ है तो हम यहाँ से एक्सेस को ऑन कर सकते हैं। एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइटल लिखा आ गया है, मतलब इनके बारे में कुछ लिखना है कि ये क्या है, नेम्स है, यहाँ पे नेम लिख दो, यहाँ पे नेम्स लिख दिया। इस तरह से हम टाइटल लिख सकते हैं। और इसी तरह से एक्सेस टाइटल, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। चार्ट टाइटल, ये जो ऊपर एज लिखा हुआ है ये चार्ट टाइटल है। अबव चार्ट चाहिए या फिर उसको ओवरले चाहिए, ओवरले उसके, ये भी ऊपर ही आता है। अबव चार्ट थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, उस पर ओवरलैप कर रहा है ये, ओवरले मतलब ओवरलैप। और नहीं चाहिए तो हटा भी सकते हैं इसको। और अगर चेंजेस करने हैं इस पे तो डबल क्लिक करके और यहाँ पे हम इसको बदल सकते हैं, इसकी वैल्यू। डेटा लेबल्स, लेबल्स कहाँ चाहिए, सेंटर, इनसाइड, सेंटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में लेबल्स आ रहे हैं। डेटा टेबल विद लीजेंड, लीजेंड से हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि ये क्या है, ये एज वाइज दिखा रहा है। लीजेंड थोड़ा सा हम इसकी चेंज करते हैं लीजेंड को, विद लीजेंड कीज, नो लीजेंड कीज। लीजेंड नीचे ही आ रहा है ये, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, नन करेंगे तो हट जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। एरर बार, एरर कुछ एरर का दिखा रहा होगा तो यहाँ पे एरर्स बार इसने कुछ अलग से ही दिखाया है। स्टैंडर्ड %5 एरर, इसने कुछ पता नहीं कैसे कैलकुलेट किया। हटाना है तो नन, कुछ होगा एरर्स में भी कुछ शो करने के लिए ही होगा। ग्रिड लाइंस, यहाँ पे जो लाइंस आ रही हैं इनके बीच में ये लाइंस हैं, मेजर चाहिए हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टल आ गई, वर्टिकल लाइंस आ गई। इसमें सब कुछ ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है। लीजेंड, ये वाला लीजेंड है, ये देखते हैं तो राइट साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो स्लैश है इसका मतलब ये एज दिखा रखा है। लीजेंड की पोजीशन कहाँ पे आएगी, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ट्रेंड भी दिखा रहा है, यहाँ पे लीनियर ट्रेंड लेते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो एज हमने लिखा है, ये जो वैल्यू है, ये एक ग्रोइंग स्टेज में लिखा है, मतलब पहले मैंने कम लिखी है फिर ज्यादा, फिर मतलब थोड़ी सी एक इंक्रीजिंग ही हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं दिखाएगा लेकिन हाँ एक ट्रेंड दिखा रहा है स्टार्टिंग टू एंड, कि वो ऑर्डर हमारा बढ़ रहा है। ट्रेंडिंग लाइन नॉर्मली कुछ देखना है हमें डेटा, जैसे सेल्स देखनी है, क्या हमारी सेल्स प्रीवियस ईयर से बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उस केस में हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं चार्ट के ऊपर। लीनियर फोरकास्ट भी है यहाँ पे, फोरकास्ट करेंगे, फोरकास्ट करके दिखा रहा है, ये यहाँ तक तो दिखा दिया इसने, और यहाँ पे दिखा रहा है कि उम्मीद है कि अब हम जो नया डेटा आएगा, जैसे फोरकास्ट हम सेल की देख सकते हैं, तो सेल की यहाँ पे दिखा रहा है कि अब जो नया डेटा आएगा वो ग्रोइंग ही है, मतलब बढ़ रहा है। तो इससे हम फोरकास्ट भी ट्रेंडिंग पता लगा सकते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा, ये फोरकास्ट करता है आगे का डेटा को। मूविंग एवरेज में यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ट्रेंडिंग लाइन नन करते हैं तो नन हो गई है, और इसमें ये वाली लाइन लगाते हैं मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज में यहाँ पे दिखा रहा है कि थोड़ा ऊपर गया है फिर नीचे गया है, तो ये एक एवरेज लाइन से दिखा रहा है। तो ये वाली जो लाइन है ये अबव एवरेज है, ये बिलो एवरेज, ये भी अबव, स्लाइटली अबव एवरेज ही है। तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन एवरेज का भी दे सकते हैं कि कौन सी डेटा हमारा, या सेल्स है अगर हमारी, तो सेल्स हमारी अबव एवरेज गई है किस ईयर में या बिलो एवरेज गई है। क्विक लेआउट्स, ये लेआउट्स ही हैं, चार्ट के टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स, कोई सा भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कलर्स हमने देखा, रो कॉलम को स्विच करना है यानी कि कन्वर्ट करना है, जो रो थी वो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कॉलम था वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है यही डेटा है, अगर इसमें से मुझे कोई नाम डिलीट करना है, बी नहीं चाहिए, तो मैं बी को हाइड कर दूंगा। ये सेम वही से है जैसे फिल्टर के लिए हमने किया था, तो बी वाला डेटा नहीं आएगा, बाकी सारे आएगा।
तो यहाँ से मतलब हाइट शो करने के लिए ही है, ऐड करना है तो ऐड भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, ऐड पे क्लिक करो, सीरीज पूरी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक और सीरीज है या दूसरी सीरीज है, उसको यहाँ पे ऐड करके डेटा उस चार्ट के अंदर शो करवा सकते हैं। चार्ट टाइप, यहाँ पे अगर हमने एक टाइप का चार्ट ले लिया लेकिन मुझे दूसरे टाइप का लेना है तो यहाँ से हम उसको बदल सकते हैं। ये 3D है, उसी को यहाँ पे शो भी कर रहा है कि ये हमारा डेटा प्रीव्यू इस तरह से आएगा। तो पहले जो 2D में शेप में आ रहा था वो अब 3D लुक में आएगा। फॉर्मेटिंग में भी डिजाइन है, कलर कॉम्बिनेशंस के, यहाँ पे किसका कलर चेंज करना है तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। फॉरवर्ड, किसी दो चार्ट हमने बनाए हैं, किसी चार्ट को आगे करना है, पीछे करना है, बैक करना है, तो वो यहाँ से अरेंज से कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जिस तरह से हमने ये वाला चार्ट बना के देखा है, तुम बाकी के चार्ट्स को ट्राई करके देखना। और यहीं पे लिखा हुआ है पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट का मतलब है कि हमने जो डेटा बनाया था पाइवट टेबल का, वो उसको हम पाइवट चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने पाइवट डेटा बनाया है, पाइवट टेबल बनाई है, तो उसके लिए पाइवट चार्ट यूज होगा। उस फाइल को मैंने सेव कर दिया और ये हमारी पाइवट टेबल वाली फाइल थी जो हमने लास्ट क्लास में किया था, और यहाँ पे ये हमने बना रखा है डेटा। तो इसको मुझे चार्ट में कन्वर्ट करना है, इस डेटा को। यहाँ पर ये जो नॉर्मल चार्ट्स हैं, इसको अगर हम बना रहे हैं तो ये भी बन रहा है। यहाँ पे देखते हैं दोनों में कंपैरिजन क्या होता है। ये हमारा नॉर्मल चार्ट है, लेकिन यहाँ से अगर मैंने इस पर क्लिक करा, इंसर्ट पाइवट चार्ट, तो पाइवट चार्ट में ओके कर रहे हैं तो दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं। ऑप्शन है, मतलब हमने नॉर्मल चार्ट किया तब भी इसने पाइवट चार्ट की तरह ही बनाया है। तो अगर हमारा डेटा वो पाइवट वाला है तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन हमें देगा एक्स्ट्रा। क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है? फिल्टर के लिए दे रहा है, जैसे आइटम्स पे यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं कौन सा आइटम शो करना है, तो एक पर्टिकुलर का ही हमने यहाँ पे डेटा दिखाया है। और अगर सारे देखने हैं तो सारे, या फिर वैल्यू जिसकी ग्रेटर है, लेस देन है, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम ले सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखी है हमने, यहाँ पे कुछ डेट्स हैं। यहाँ पर हमने सेल लिख दी, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च। और यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज लिख लेते हैं। रैंडम वैल्यू के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, रैंड। रैंड क्या करता है? रैंड एक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है बिटवीन 1 एंड 0। तो अगर मैंने लिखा है यहाँ पे रैंड और ब्रैकेट ऑन ऑफ, इसमें हमें कुछ लिखना नहीं है, नंबर एंटर करेंगे तो अपने आप ही वो 0 से 1 के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करेगा। इसको मैं ड्रैग करूंगा नीचे तक तो नीचे तक के वो सारे रैंडम नंबर्स आते जा रहे हैं। जितनी बार भी मैं इसको क्लोज करके ओपन करूंगा फाइल को या कुछ लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिखा है 335, एंटर कर रहे हैं तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये रैंडमली अपने आप चेंज होती जाएगी वैल्यू बार बार। लेकिन हमें इतना डेटा ऐसा नहीं चाहिए, हमें सेल्स का चाहिए कुछ डेटा। इसको क्या करते हैं कि इसी को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और इसको सबको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारा सेल्स का डेटा आ चुका है। और मुझे बार बार ये रैंडम चेंज ना हो तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। इसको मुझे पेस्ट करना है तो होम में जाएंगे, पेस्ट के अंदर ऑप्शंस हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट वैल्यू, कि हमें ये जो डेटा है ये जब हम पेस्ट करेंगे तो फॉर्मूले के साथ ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये फॉर्मूले के साथ पेस्ट हुआ है, तो फॉर्मूले के साथ पेस्ट ना हो, नॉर्मल हो, तो हम वहाँ पे वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू दिख रही है, मैं कुछ भी लिखूंगा, यहाँ पे 83 लिखा हुआ है, ये अपडेट नहीं हो रहा, बाकी सब अपडेट हो रहे हैं। तो हमें यही चाहिए था कि कॉपी कर रहे हैं और यहीं पे इसको पेस्ट करना है हमने वैल्यूज से। ये पेस्ट हो चुका है और ये रैंडम हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग पता करना है कि ये जो डेटा है हमारा, इसका ट्रेंड क्या है। ट्रेंड का मतलब कि ये वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह से वो शो हो रही है। तो यहाँ पर हम ट्रेंड लाइन पता लगा सकते हैं स्पार्क लाइन ग्रुप के अंदर। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है लाइंस का, तो लाइंस अगर मुझे चाहिए यहाँ पे तो इक्वल्स टू, फॉर्मूला नहीं, सिंपल हम लाइन पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने क्लिक करा और ये पूछ रहा है रेंज, डेटा रेंज हमने ये 3 सिलेक्ट करी और ओके करा। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अपने आप ही इसने शो कर दिया। इसी को ड्रैग कर देते हैं नीचे तक, तो सबका ट्रेंड लाइन दिखा रहा है, ऊपर से नीचे गया है, ये बीच में गया था नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से सारी लाइंस आ चुकी है। तो ये ट्रेंड लाइन है, एक ही सेल के अंदर लाइन शो कर देता है।
इसी तरह से अगर हमें कॉलम करना है तो कॉलम्स के अंदर भी ऑप्शन है, रेंज हमने लिया और यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये कॉलम वाइज दिखा रहा है, जिसका हाई है या कम है, इस तरह से हमारा डेटा पता चल रहा है कि कम है या ज्यादा है, कम है। इंसर्ट के अंदर विन लॉस का भी है, अगर हमने कोई इस तरह से डेटा बना रखा है जिसमें कि एक जना स्कोर बना रखा है दो टीमों का, तो विन लॉस की तरह भी ये शो करता है। तो डेटा रेंज हम यहाँ पे, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन मैं इसी तरह से लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये भी इसी तरह से शो करेगा। जो विन हुआ वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाएगा, लॉस का मतलब नीचे की तरफ दिखाएगा, जिस जैसे यहाँ पे लगा हुआ है। हटाना है तो क्लियर ऑल करेंगे तो यहाँ से डेटा हट जाएगा। इंसर्ट के अंदर फिल्टर के अंदर ऑप्शन स्लाइसर और टाइमलाइन का है, ये हम आगे करेंगे। लिंक्स, हाइपरलिंक्स सेम वर्ड का ही तरह ही है। टेक्स्ट भी सेम, ये ऑप्शन सारे वर्ड वाले ही हैं। हेडर फुटर इसमें भी है ऑप्शन, ये तुम अप्लाई करोगे सेम ऑप्शन है। वर्ड आर्ट, ये सब ऑप्शन वही वाले हैं। इक्वेशन भी हम वर्ड में कर चुके हैं, सिंबल भी सब सेम है। ये वाले ऑप्शंस तुम ट्राई करके देखना। पेज लेआउट, पेज लेआउट के अंदर भी सेम ऑप्शंस हैं वर्ड वाले। ये नॉर्मली वो ऑप्शंस हैं जब हमें प्रिंट करना होता है। ये कलर थीम्स हैं, अगर हमने कोई डेटा बना रखा है उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम थीम से चेंज कर सकते हैं। पेज को सेटअप करना है, उसका मार्जिन कितना होना चाहिए, जैसे अगर हम प्रिंट देखेंगे तो प्रिंट में कैसा आएगा, एक बार देखते हैं इसको। प्रिंट फाइल के अंदर ऑप्शन है प्रिंट का, प्रिंट पे क्लिक करा तो यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से ये पेज, और 1 of 1 ही लिखा है, यानी कि एक ही पेज पे हमारा सारा डेटा इस तरह से शो होगा। एस्केप करेंगे तो वापस आ जाएंगे। तो जब हमने डेटा देखा था तो वहां पे, एक बार फिर से, इस डेटा में हमें स्पेसिंग भी दिखा रहा है, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से। ये क्या है, मार्जिन है। अगर हमें मार्जिन को कम ज्यादा करना है तो यहाँ से हम इसका मार्जिन कम ज्यादा कर सकते हैं। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, लैंडस्केप करेंगे तो ये हमारा पेज की जो हाइट थी वो विड्थ में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कि लैंडस्केप में बन चुका है। इसी तरह से प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसका साइज क्या है। नॉर्मली जो प्रिंट डिफॉल्ट साइज होता है वो A4 होता है, जो ज्यादातर ज्यादातर चलता है। प्रिंट एरिया, हमारे पास डेटा बहुत सारा है लेकिन हमें डेटा चाहिए केवल इतना ही प्रिंट में, तो यहाँ से प्रिंट एरिया पे सेट कर देंगे। पहले सेलेक्ट करा मैंने, फिर सेट कर दिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये मैंने 1 से लेके 11 रोज तक ही किए। ये जो काउंटिंग है 1 2 3 रोज के लेबल हैं, अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर वो डेटा दिखा रहा है, लेकिन वो जो 1 2 3 है ABCD है वो प्रिंटिंग में नहीं आती। लेकिन अगर हमें प्रिंटिंग में चाहिए तो उसको हमें क्या करना होगा, ऑन करना होगा। देखते हैं ऑप्शन ऑन करने का कहाँ पे है। यहाँ पर पेज सेटअप में देखते हैं, शीट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर शीट है और शीट में लिखा हुआ है रो कॉलम हेडिंग। रो कॉलम हेडिंग पे ओके करेंगे तो 1 2 3 और BC, यानी कि रो और कॉलम की हेडिंग शो हो रही है। 11 तक हमने सेलेक्ट किया था तो 11 तक ही आ रहा है, यानी कि हम पेज जो शीट है उसका एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। और अगर हमें प्रिंट एरिया को हटाना है तो सेलेक्ट करके क्लियर कर देंगे तो वो एरिया हमारा हट गया है। अब हमारा पूरा ही एरिया आएगा। ब्रेक, अगर हम चाहते हैं कि केवल 10 रिकॉर्ड्स तक ही इसमें आए, 10 के बाद वो ब्रेक हो जाए, तो कर्सर को यहाँ पे रख के ब्रेक कर देंगे। इंसर्ट पेज ब्रेक, तो ये पेज ब्रेक हो गया, यहाँ से ये लाइन आ चुकी है, यानी कि अब अगर मैं इसमें प्रिंट देखूंगा तो ये 2 पेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले पेज पे 10 रिकॉर्ड, दूसरे पेज पे बाकी के रिकॉर्ड। अगर हमें ये ब्रेक हटाना है तो कर्सर को यहीं पे रखेंगे ब्रेक के अंदर और रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे तो ये हट जाएगा। या यहाँ पे रीसेट ऑल पेज ब्रेक भी था तो रीसेट से भी वो पहले जैसा ही हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में अगर मुझे कोई इमेज लगानी है तो यहाँ से हम इमेज लगा सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा फायदा नहीं है, और अगर लगाना चाहो तो यहाँ से लग भी सकता है। प्रिंट टाइटल्स, इस पे मैंने क्लिक करा तो ये सेम वही वाला ऑप्शन आ गया जहाँ पे हमने शीट पे सिलेक्ट किया था। टाइटल्स के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस वही हैं, और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है पेज ऑर्डर। पेज ऑर्डर का मतलब है कि ये शीट तो बहुत बड़ी है,
जो हमारा पेज है वो काफी छोटा होता है। तो अगर हमें पेज का ऑर्डर सेलेक्ट करना है कि ये प्रिंटिंग में कैसे आए, तो ये लिखा हुआ है डाउन देन ओवर, मतलब पहले ये नीचे वाले रिकॉर्ड्स को दिखाएगा, इस तरह से वो चलेगा और फिर उसका कन्वर्ट आगे आगे बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये डेटा है बहुत बड़ा, तो इसका प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट कैसे निकालेगा, पहले ये वाला पोर्शन निकलेगा, फिर सेकेंड वाला पोर्शन, फिर थर्ड वाला, जितना भी बचेगा, फिर उसके ऊपर ये राइट साइड में आएगा। तो ये एक ऑर्डर है, किस ऑर्डर में चाहिए हमें, डाउन देन ओवर, या फिर पहले राइट साइड में जाएगा फिर डाउन की तरफ जाएगा। तो पहले प्रिंट कौन सा निकालना है, नंबरिंग फर्स्ट ये निकालना है, सेकंड कौन सा निकालना है, ये वाला, तो उसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं। ग्रिड लाइंस, ये जो बीच बीच की लाइंस हैं, ये भी प्रिंटिंग में नहीं आती, लेकिन अगर हमें चाहिए तो ऑन करेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट पे, वरना अगर कलर प्रिंटर होगा तो कलर निकलेगा। क्वालिटी है ये प्रिंट की, नॉर्मल क्वालिटी चाहिए तो ड्राफ्ट क्वालिटी। स्केल टू फिट का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो पेज है वो यहाँ तक दिखा रखा है इसने डेटा 49 तक। ऐसा करते हैं कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड्स इसमें बढ़ा देता हूँ, 49 से ज़्यादा कर देते हैं, 50 तक कर देते हैं। तो ये 50 तक डेटा मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं अगर इसका प्रीव्यू देखूंगा तो यहाँ पे दिखा रहा है दो रिकॉर्ड्स, 49 तक दिखा रहा है फर्स्ट पेज का, और सेकंड पेज पे 50 वाला रिकॉर्ड आ चुका है। केवल एक रिकॉर्ड, कई बार ऐसा होता है कि केवल एक रिकॉर्ड दूसरे पेज पे शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, स्केल टू फिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी हाइट, हाइट को हम क्या कर रहे हैं, वन पेज पे फिट कर रहे हैं। तो वन पेज पे फिट करते ही इसने क्या करा होगा, चेक करते हैं हम प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में यहाँ पे लिखा है 1 of 1, और इसने उसी रिकॉर्ड को इस पेज पे ही फिट कर दिया। कैसे किया होगा फिट, इनकी जो हाइट्स है रो की वो कम करी होगी, जिससे कि वो वाला जो रो है उसी पेज पे फिट हो गया। कितनी कम करी है, ये ऑटोमेटिकली किया है, हम करते तो मैनुअली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, इसने अपने आप उसको चेंज कर दिया। यहाँ से हम इसकी हाइट या विड्थ को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, और इसका फायदा नॉर्मली प्रिंटिंग के लिए ही यूज होता है। प्रिंटिंग में यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं, ग्रिड्स चाहिए या नहीं चाहिए। व्यू में यहाँ से ऑफ भी कर देंगे, यहीं पे भी शीट पे भी नहीं आएगा। देखना है तो व्यू को ऑन करो, प्रिंटिंग में चाहिए तो प्रिंटिंग को ऑन करेंगे। इसी तरह से हेडिंग कौन सी है, ABC और 1 2 3, रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, उनको ऑफ कर दिया तो ये हाइड हो गई। और अगर हम प्रिंटिंग को ऑन करेंगे तो प्रिंटिंग में शो होगी, वरना प्रिंटिंग में भी नहीं आएगी। इंसर्ट के अंदर, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के अंदर जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, अगर हमने मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ से बना रखे हैं, तो पेज लेआउट में ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, किस ऑब्जेक्ट को आगे करना है, किसको पीछे करना है, वो यहाँ से हम ऑप्शन कर सकते हैं। ग्रुप बनाना है, रोटेट करना है, ये सब हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अगले ऑप्शन पे आते हैं अब हम फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूलेस के लिए मैंने एक फाइल यहाँ पे बना रखी है, और जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है फाइल वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए फाइल्स है। सबसे पहले ऐड का है, यहाँ पे तुम्हें ऐड करना है। ये इनपुट है डेटा, ये वाला डेटा हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये आउटपुट है। क्या है इसमें करना, क्या है, इस इनपुट वाले डेटा को हमें चेक करना है कि अगर लास्ट डिजिट 9 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, 9 है, तो क्या करना है, देन इंक्रीमेंटेड बाय 10, तो 10 से इसकी वैल्यू को बढ़ाना है। इसमें भी लास्ट डिजिट 9 है, 10 बढ़ गई, इसमें नहीं है वैल्यू तो नहीं बढ़ी। तो ये तुम ट्राई करके देखना। सेकेंड वाला सेम है, इसमें क्या है कि फर्स्ट डिजिट को चेक कर रहे हैं हम, क्या फर्स्ट डिजिट 1 है तो 10 से इंक्रीमेंट कर दो। अगला है नेम के लिए, यहाँ पे हमने नेम लिखे हुए हैं कुछ, ये एक सेल है, एक सेल में ही हमने पूरा नाम लिखा हुआ है, जो कि उसका फर्स्ट नेम, मिडिल और लास्ट नेम है। इसको तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला लिख के अलग अलग करना है। जो फर्स्ट नेम है इसमें से वो यहाँ पे आएगा, मिडिल नेम यहाँ और लास्ट नेम यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पहले ये वाला कर लेना स्पेस का, इस फाइल से तुम्हें हेल्प मिलेगी नेम को आइडेंटिफाई करने में। यहाँ पे हमने नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे पोजीशन पता लगा रहे हैं हम स्पेस की क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला स्पेस कौन सा है, ये है। तो फर्स्ट स्पेस की पोजीशन पता लगानी है तुमने कि फर्स्ट का है। तो फाइंड फॉर्मूला हमने किया ही था, फाइंड से तुम ट्राई कर सकते हो। सेकंड पोजीशन की, सेकंड स्पेस को कैसे पता लगाएंगे,
कहाँ पर सेकंड स्पेस है वो पता कैसे लगाएंगे वो भी तुम यहाँ पे देखना। थर्ड, इसी तरह से थर्ड स्पेस, तो तीनों की स्पेसिंग की पोजीशन तुम्हें पता लगानी है। अब हम आते हैं फॉर्मूलेस पे। तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूले देख रहे हैं वो स्ट्रिंग के ही देख रहे हैं, और ये स्ट्रिंग के फॉर्मूलेस तुम अप्लाई कर सकते हो उस फाइल को फाइंड करने के लिए। तो ये सारे हमारा डेटा आ चुका है। अब अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट, और यहाँ पे टेक्स्ट में हमने लिखा ये वाला सेल का नाम, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट में मैंने लिखा कुमार, और यहाँ पे उसका नया टेक्स्ट मैं दे देता हूँ, कुमार की जगह लिख देते हैं मनोज यादव ही लिख दिया मैंने दोबारा से, यादव। एंटर करते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो नहीं चल रहा, देखते हैं चलो फिर इसका फॉर्मूला किस में भी। ये ना दिक्कत, इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये कैपिटल और स्मॉल का भी हो सकता है कि अंतर हो, तो यहाँ पे मैं के को कैपिटल लिख रहा हूँ तो इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमने कि जो सब्स्टिट्यूट है वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल और स्मॉल में अंतर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव है, और ये क्या करता है, ये भी रिप्लेस ही करता है। अगला सर्च है, सर्च करके देखते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूट था, अब हम कर रहे हैं सर्च। तो सर्च के लिए मैंने लिखा यहाँ पे सर्च, और यहाँ पे लिखा है फाइंड टेक्स्ट। क्या ढूंढना है, सेम हमें यहाँ पे ढूंढना है कुमार, इसको पहले कैपिटल ही लिख देते हैं। और फिर कह रहा है विद इन टेक्स्ट, किस में से ढूंढना है, मान लो शुभम कुमार में से ढूंढना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुमार की पोजीशन 9th लेटर पे लिखी हुई है। इसको भी देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमने स्मॉल में लिख दिया तब भी ये सर्च कर रहा है। तो ऊपर वाला था, लेकिन नीचे वाला ये जो सर्च है इसमें केस सेंसिटिव नहीं है, कैपिटल और स्मॉल का अंतर नहीं है। सर्च के अंदर जब हमने लिखा था यहाँ पे सर्च, इसके अंदर तीन ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि हमें इसमें से ढूंढना है, क्या ढूंढना है, एस ढूंढना है। तो मैंने सिंपल एस लिख दिया, और एस की पोजीशन कहाँ पर है, एस सर्च फाइंड, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले फाइंड आएगा और फिर विद इन टेक्स्ट आएगा। तो इसमें से हमें ढूंढना है, यहाँ पे हमने लिखा तो ये फर्स्ट में दिखा रहा है एस है, लेकिन मुझे फर्स्ट का नहीं ढूंढना, सेकंड वाला एस ढूंढना है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर में मैंने लिख दिया 3। तो 3 का मतलब क्या है कि पहले दो करेक्टर को स्किप कर देगा, थर्ड से शुरू करेगा गिनना, तो ये सेकंड वाले एस की पोजीशन अब दिखा रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट करवा सकते हैं कि इसके बाद से ही स्टार्ट करें। तो ये है सर्च का तरीका। फाइंड कैसे करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका सिंटेक्स की, अगर हमें क्या ढूंढना है, जैसे पी ढूंढना है तो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है तो पी इसमें से ढूंढेगा और वो रिटर्न कर देगा कि कहाँ पर उसकी पोजीशन है। अगर नहीं है वो वाला वैल्यू तो ये एरर की तरह दिखाता है, हैश हैश वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब कि वो नॉट फाउंड है। अगर हमने स्मॉल लिखा है तब भी वो शो नहीं कर रहा, यानी कि फाइंड भी केस सेंसिटिव है, कैपिटल लिखेंगे तो रिटर्न कर देगा। इज नंबर एक फॉर्मूला है जो कि चेक करने के लिए यूज होता है कि वो जो वैल्यू है वो नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा फाइंड पी, मतलब क्या वो एप्पल के अंदर पी है, तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा था, उसकी पोजीशन कर रहा है, लेकिन हमें पोजीशन नहीं चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए। तो इस नंबर से हम दोनों को यूज कर सकते हैं, तो ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, या करके दिखाऊं इसको फाइंड का तरीका, सिंटेक्स। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी डेटा पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड, और मुझे क्या ढूंढना है, यहाँ पे मुझे ढूंढना है उमेश, इसमें से ढूंढना है, ये 9 में से ढूंढना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वो वाला वर्ड जो मुझे ढूंढना है। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फॉर्मूला कि वो फाइंड है या नहीं। तो यहाँ पे लिखा मैंने इक्वल्स टू फाइंड, ब्रैकेट में फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना है इसमें, मतलब मैं जरूरी नहीं है कि वहां पे कोड्स के अंदर वैल्यू लिखूंगा,
वो वैल्यू हो सकती है सेल के अंदर हो, तो मैंने इस बार सेल का नाम लिख दिया। विद इन टेक्स्ट किस में से ढूंढना है, इस वाले सेल में से ढूंढना है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है हैश वैल्यू, क्योंकि हमने जो उमेश लिखा था वो स्मॉल में लिखा है, ये भी केस सेंसिटिव है। तो कैपिटल लिखेंगे तो वो दिखा रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही ये नाम लिखा हुआ है। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे एम ई स्मॉल में, तो वो दिखाएगा कि सेकंड पोजीशन पे एम है, मतलब एम और ई दोनों को ही ढूंढ रहा है, लेकिन पोजीशन वो एम की दिखाएगा। इसमें कौन सा वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे ए रिपीट हो रहा है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ए एन, तो ये अब दूसरे वाले पंडित के अंदर जो ए एन लिखा हुआ है वो वाले ए एन को, ये पोजीशन को ढूंढ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए थे कि फाइंड या नॉट फाउंड, तो उसके लिए हमने क्या लगाया था, इज नंबर, और ब्रैकेट में लिख दिया हमने ये वाली वैल्यू। तो अगर उसको पोजीशन मिलेगी तो यहाँ पे ट्रू आएगा, और अगर उसको वो पोजीशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और अगर मैं इस नंबर नहीं लगाता तो वहां पे वो वैल्यू इस तरह से कुछ एरर की तरह शो करता। तो हम दो मतलब मल्टीपल फॉर्मूलेज को मर्ज करके भी अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। फॉर्मूलेज वाले टैब के अंदर यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये तो ऑटो सम है, यहाँ पे रिसेंटली यूज है, जो भी हमने रिसेंटली यूज किया वो यहाँ पे दिखाता जाएगा। और ये फाइनेंशियल, अगर हम फाइनेंशियल फॉर्मूलेज लिखते हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल की कैटेगरी है, लॉजिकल कैटेगरी, टेक्स्ट कैटेगरी, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज लिखी हुई है। मोर फंक्शंस में भी यहाँ पे कैटेगरीज दिखा रखा है। और यहाँ पे एफ एक्स पे भी क्लिक करेंगे तो भी वो शो कर देता है कोई भी हमें फॉर्मूला लिखना है। एम्प्टी सेल पे क्लिक करते हैं और एफ एक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी कैटेगरीज लिखी आ जाती है। ऑल कर देंगे तो वो सारी कैटेगरीज के अंदर सारे फॉर्मूलेज दिखाता है। किसी पर्पस के लिए कुछ यूज होते हैं, कहीं कोई फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो हम कर रहे हैं मैथ के फॉर्मूलेज कुछ डेसिमल्स की वैल्यू के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ डेसिमल वैल्यू लिख देता हूँ। तो डेसिमल वैल्यू के लिए हमने अभी पढ़ा था फंक्शन रैंड, और ये रैंडम वैल्यू देता है, और उसको मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 100 से। तो क्या होगा कि अब वो 100 के बीच में ही कोई वैल्यूज शो करेगा। इक्वल्स टू रैंड, और रैंड के साथ एक और फंक्शन भी है रैंड बिटवीन, तो यहाँ पे हम ये भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा, यहाँ पे वो दे रहा है ऑप्शन हमें बॉटम या टॉप। बॉटम का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। तो अब जो आंसर आएगा वो बिटवीन 10 to 20 ही आएगा, और रैंडम नंबर आएगा, लेकिन इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगे। तो इस तरह से भी हम रैंडम बिटवीन का यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें डेसिमल वैल्यूज चाहिए थी, क्योंकि हमें इसको राउंड करना है। तो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, कॉपी करा और पेस्ट कर देते हैं एज वैल्यू। एज वैल्यू करते हैं, ये हमारी फिक्स हो गई है वैल्यू, अब ये चेंज नहीं होगी। अब मुझे यहाँ पे लिखना है एक, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट करा, दोनों को इंसर्ट में जाएंगे सेल, क्योंकि मुझे पूरी रो नहीं करनी। ये जो एजेंट नेम लिखा है ये हेडिंग है, ये नीचे नहीं होगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू होगी। शिफ्ट सेल डाउन से ये नीचे आ चुकी है। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना डेटा, ये बार बार आ रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमें लिखना है सीलिंग, सीलिंग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो इक्वल्स टू सीलिंग, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा नंबर है, नंबर वाले सेल का नाम दे दिया मैंने H2। अब ये कह रहा है सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मैंने 1 दे दिया। तो होगा क्या कि ये उसको, सीलिंग मतलब होता है छत, छत हमारी हमेशा ऊपर होती है, फ्लोर जमीन नीचे होती है, तो छत मतलब सीलिंग ऊपर है, तो ये क्या करेगा, एक वैल्यू बढ़ाएगा ही। ये जो सिग्निफिकेंस में मैंने लिखा था ये 1 की टेबल में होना चाहिए डेटा। अगर मुझे इसको राउंड ऑफ करना है 10 की टेबल से, 10 की टेबल में, तो तुम बताओ 34 से बड़ा नंबर जो कि 10 की टेबल में हो। 30 क्या है? 34 से बड़ा क्या होता है, 35, वो 10 की टेबल में नहीं है। 36 नहीं है, 37 नहीं है, 38, अच्छा वैसे 39, आंसर 40, 40 आ गया। 40 है, तो 40 अच्छा हमारा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और इसी को मैं ड्रैग करूंगा तो अगली बताओ क्या आएगी। सर ये आ जाएगी 70। नहीं, 10 की टेबल में जो हो, क्योंकि हमने अच्छा सॉरी, सिग्निफिकेंट 10 लिखा है यहाँ पे। तो 10 ही मतलब ले सकते हैं। हाँ 10 ही आएगा ना, तो ये 10 वैल्यू आई। क्लियर हुआ, अगला आप बताओ। सर ये हो जाएगा हमारे पास 100। हाँ ठीक है, तो अब तो मैं क्लियर हो चुका है।
तो इसको जैसे मैंने ड्रैग करा तो ये सारे सिग्निफिकेंस आ चुके हैं। सिग्निफिकेंस हमारा अलग अलग भी हो सकता है, ये एक तरह से राउंड ऑफ के लिए। अगर मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा कुछ और, जैसे 2 लिखा, तो अब ये 2 का सिग्निफिकेंस आएगा। एक बार लिखते हैं फॉर्मूला, इक्वल टू सीलिंग, ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे 2 लिख देते हैं, तो ये 2 की टेबल में आएगा इसका जस्ट नेक्स्ट नंबर। तो ये मुझे लगता है तुम्हें क्लियर हो ही चुका होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं फ्लोर। फ्लोर को भी सेम वैसे ही लिखेंगे, तो मैंने इसका भी सिग्निफिकेंस लिख दिया। तो फ्लोर क्या करेगा, कम करेगा, तो इससे छोटा नंबर जो कि 10 की टेबल में हो। बताओ। सर 30। हाँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया H2, जो कि ये फॉर्म डेटा था हमारा यहाँ पे, और इसको 10 की सिग्निफिकेंस में दिया। तो छोटा करेंगे तो 30 ही आएगा। तो इसमें जो छोटा करेंगे तो ये क्या आ गया, 0, है ना। तो इसी तरह 0। से मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो सबकी वैल्यूज आ गई है। और जरूरी नहीं है, मतलब ये एक तरह से राउंड करने के लिए है। ये जो डेटा है इसको आपको कितने में राउंड करना है। जैसे रुपीज है, कई बार हम मॉल में जाते हैं तो वो रुपीज में वो सीधा 5 के मल्टीपल्स में राउंड कर रहा है, या 10 के टेबल्स में राउंड कर रहा है, उसको कम करना है या ज्यादा करना है। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ओके। तो अगला है राउंड। यहाँ पे दोनों ही फंक्शन क्या कर रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस को डिलीट हटा रहे हैं। डेसिमल प्लेसेस चाहिए ही नहीं, हटा रहे हैं। लेकिन हमें तो डेसिमल प्लेसेस चाहिए, 2 चाहिए डेसिमल प्लेसेस, या कुछ पर्टिकुलर चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक और है, एक और फंक्शन है राउंड। तो इक्वल्स टू राउंड, ब्रैकेट में नंबर, और यहां पर कह रहा है वो नम डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट्स, डेसिमल नंबर डिजिट है ये। तो डेसिमल मुझे चाहिए 2। एंटर करेंगे तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस आ गए। ऊपर लिख दिया मैंने फॉर्मूला। इसको इंसर्ट कर लेते हैं एक सेल को, और इसको नीचे कर देते हैं। ये क्या है, ये राउंड है विद 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको भी मैं ड्रैग करूंगा डबल क्लिक से, तो सबकी 2 ही डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को 0 भी दे सकते हैं। तो 0 से क्या होगा कि वो एक भी डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखाएगा। मतलब अगर हमें राउंड करना है पूरा तो इसमें भी ऑप्शन है। लेकिन ये राउंड कैसे करता है, 34 पॉइंट के बाद देखेगा कि क्या है। अगर 5 है तो बढ़ाएगा, 5 से कम वैल्यू है तो कम कर देगा। तो इसमें देखते हैं, इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हमने 0 दे दिया, एंटर किया, तो सीधा 40 कर दिया। 0 का मतलब नंबर ऑफ डिजिट, तो सीधा 40 कर दिया। क्या दे दिया मैंने, ये वाला सेल का नाम दे दिया मैंने, सेल का नाम गलत दिया है, ये एच वाला था। ओके, 35 आ चुका है, और इसी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो सबका आ गया। इसमें भी 0.6 था, बढ़ा दिया, 92 का वैल्यू बढ़ा दी है सब में। कम किसमें, इसमें 23.3 था, तो इसकी वैल्यू उसने इंक्रीमेंट नहीं करी। इसमें भी 2 ही करा है, इंक्रीमेंट नहीं करी। तो इस तरह से हम राउंड का यूज कर सकते हैं। एबीएस एब्सोल्यूट बोलते हैं इसको। एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। साइन कॉस 10 निकालना है तो साइन की वैल्यू देंगे, तो वो साइन जैसे थीटा होता है उसमें या वैल्यू होती है, तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो वैल्यू लेता है ये डिग्री में नहीं लेता डिफॉल्ट, ये रेडियंस में लेता है। जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो वो डिग्री और रेडियंस 2 वैल्यू होती है। नॉर्मली हाँ जो सर। हमने पढ़ा होता है, जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो डिग्री यूज करते हैं, लेकिन ये रेडियन लेता है। तो अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो उसके फॉर्मूलेज भी यहाँ पे हैं। ठीक है सर। तो ये तुम ट्राई कर लेना। ऑड हाँ सर। इवन, ऑड इवन का मतलब है कि वो पता लगाएगा कि वो नंबर ऑड है या इवन। चलो इसी लिस्ट को हम चेक करके देखते हैं कि क्या वो ऑड है या इवन। यहाँ पे हम लिखते हैं इवन, यहाँ पे लिख देते हैं ऑड। इक्वल्स टू इवन, और ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू, एंटर करा। अच्छा नहीं, ये बताता नहीं है ऑड है या इवन, ये उसको कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या करता है, कन्वर्ट इनटू ऑड और इवन। इसको ऑड या इवन में बना देगा। तो 35 को इसने इवन बना दिया है, सबको इवन बना दिया है। और फिर से ऑड करते हैं तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को जो हमने यहाँ पे राउंड की वैल्यूज निकाली थी, इनको वो ऑड में कन्वर्ट कर देगा।
तो यहाँ पे E1 कोई वैल्यू ये 56 थी, तो इसने एक वैल्यू बढ़ा दी है, इसने भी बढ़ाई है 35 को E1 में करने के लिए, इसने वैल्यू बढ़ा रहा है, दोनों वैल्यू बढ़ा रहे हैं, उसको इवन या ओड में कन्वर्ट कर रहे हैं। कुछ कई बार ये अब फिट कहाँ करेंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं कैसी भी तरह से, तो उस जगह पे हम इन फॉर्मूलेस को फिट करना होगा कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस तरह से हमें वो फॉर्मूला पुट करना होगा, अप्लाई करना होगा। अब सिचुएशन कैसी आ सकती है, वो कोई भी हो सकती है, अलग अलग तरह से कोई भी सिचुएशन हो सकती है।